नमस्कार। आप देख रहे हैं फॉर ऑल सिविल सर्विसेज कॉन्सेप्ट्स दैट मैटर। तो अब तक हम लोग देख चुके हैं समसामयिक घटना चक्र का जो ईयरली एडिशन है, उसमें नेशनल अफेयर्स में इवेंट्स, नेशनल के इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स हों या दूसरे समझौते हों, वो सब देख चुके हैं। साथ में हम इंडिसेस भी नेशनल जो इम्पोर्टेंट हैं वो सब देख चुके हैं। अब हम आ रहे हैं इसके आखिरी पोर्शन न्यूज़ इन शॉर्ट पे, जो आज हम नेशनल अफेयर्स घटना चक्र का कंप्लीट कर देंगे। तो न्यूज़ इन शॉर्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक इम्पॉर्टेंट इंडेक्स जिसकी मैं कल बात कर रहा था अंत में, वो है नीति आयोग का फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025। तो ये फरवरी 2025 में लॉन्च हुआ था। ये समहाउ घटना चक्र ने छोड़ दिया है। इसको हम यहाँ अलग से देख लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इनॉग्रल एडिशन है, नीति आयोग ने पहली बार लॉन्च किया है और ये इसको एनुअली अब लॉन्च किया जाएगा। स्टेट्स की फिस्कल हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। 18 मेजर इंडियन स्टेट्स फॉर 2022 और 2023 के बारे में ये डेटा ऑफर करता है और इनसाइट्स हमें बताता है ताकि उनके पॉलिसी इंटरवेंशन हो सके एट स्टेट लेवल। इसके पैरामीटर्स 5 हैं। क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर जो देखेगा प्रपोर्शन ऑफ स्पेंडिंग ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, डेवलपमेंटल ग्रोथ वर्सेस रूटीन ऑपरेशंस विच इज नॉन डेवलपमेंटल पैरामीटर। सेकेंड है रेवेन्यू मोबिलाइजेशन। ये रिफ्लेक्ट करता है स्टेट्स की एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन रेवेन्यू। फिर फिस्कल प्रूडेंस आपको पता ही है। फिर डेट इंडेक्स, इसमें स्टेट्स का डेट बर्डन देखा जाएगा और देखा जाएगा कि उसके इंटरेस्ट पेमेंट्स और लायबिलिटीज़ रिलेटिव टू इकोनॉमिक साइज कैसा पोर्शन है। फिर डेट सस्टेनेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, पैरामीटर रहेगा। तो ये कंपेयर करेगा स्टेट के जीएसडीपी यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट को, उसकी ग्रोथ को, टू इंटरेस्ट पेमेंट्स। इसमें एक पॉजिटिव डिफरेंस आना ज़रूरी है टू इंडिकेट फिस्कल सस्टेनेबिलिटी। की फाइंडिंग इसके हैं। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं ओडिशा, छत्तीसगढ़ और गोवा। फर्स्ट ओडिशा है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू में ओडिशा, झारखंड, गोवा, छत्तीसगढ़, इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया है स्ट्रॉन्ग नॉन टैक्स रेवेन्यू जनरेशन जो कि 21% है ऑफ देयर टोटल रेवेन्यू। ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में मध्य प्रदेश, ओडिशा, गोवा, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश ने डेमोन्स्ट्रेट किया है स्ट्रॉन्गर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय एलोकेटिंग 27% ऑफ देयर डेवलपमेंटल फंड्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो उत्तर प्रदेश का भी जिक्र यहाँ पर आता है इसके कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले पैरामीटर में। ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग स्टेट देखिए ऊपर लिखे हुए हैं तीनों, ओडिशा, छत्तीसगढ़, गोवा, सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बन जाता है वो डेट सस्टेनेबिलिटी है, जो इसमें कि हमें पता चलता है कि वेस्ट बंगाल और पंजाब में कंसर्निंग फिस्कल ट्रेंड्स हैं, उनका डेट टू जीएसडीपी रेशियो इंक्रीज कर रहा है। तो ये सब हमें पता चलता है इसकी रिपोर्ट से। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक न्यूज़ इन शॉर्ट पे। फर्स्ट न्यूज़ है इक्रीसैट, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन इन एग्रीकल्चर, ISSCA। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एक तो इक्रीसैट अपने आप में इंपॉर्टेंट रहता है टॉपिक, इस पे आ जाते हैं चीज़ें। इक्रीसैट है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट। एक सेकेंड, ओके। इक्रीसैट है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन पार्टनरशिप। इसने पार्टनरशिप करी है RIS से, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। जून 2025 की न्यूज़ है। उन्होंने लॉन्च किया है ISSCA, इक्रीसेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन। याद रखिएगा, साउथ साउथ कोऑपरेशन पे इन एग्रीकल्चर। ये दो चीज़ें, इक्रीसेट है तो देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा, प्लस साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए है। ठीक है। और ये हुआ है ड्यूरिंग द कॉन्फ्रेंस ग्लोबल साउथ एंड ट्रायंगुलर कोऑपरेशन इमर्जिंग फेसेट्स, जो कि न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई थी। हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्फ्रेंस का नाम, इंपॉर्टेंट ये है कि MOU साइन हुआ है बिटवीन इक्रीसेट और दक्षिण। दक्षिण क्या है? डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है जो प्रमोट करता है साउथ साउथ कोऑपरेशन। ठीक है, इतना हमें याद रखना है। तो ये हमने देख लिया है। ठीक है, ISCA ये एस्टैब्लिश हुआ है। भारतीय भाषा अनुभाग BBA, ठीक है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया है ये भारतीय भाषा अनुभाग, और इसको हम इंडियन लैंग्वेजेस सेक्शन भी कहते हैं। इसका प्राइमरी एम क्या है? टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म जो हेल्प करेगा टू रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन लैंग्वेजेस। ठीक है, ये इसका प्राइमरी एम है। तो आपको एज इट इज़ याद रखना होगा कि डिपेंडेंसी ऑन फॉरेन लैंग्वेजेस
को रिड्यूस करने के लिए ही इसको लॉन्च किया है। इंदौर इंडियाज़ फर्स्ट बेगर फ्री सिटी। ठीक है, अब देखिए अचानक से ये भी न्यूज़ आ गई है, और मतलब बीच में ही आई थी ऑफ कोर्स, बट बेगर फ्री सिटी, मतलब न्यूज़ ये भी आई थी कि बेगर्स को दूसरी सिटीज़ में शिफ्ट कर दिया है और उनको कुछ कार्ड्स वगैरह भी थमा दिए हैं जहाँ जहाँ पे स्पेशली इलेक्शंस थे, बट पता नहीं जो भी है। फ़िलहाल तो ये न्यूज़ है कि इंदौर फर्स्ट इंडिया की बेगर फ्री सिटी हो गई है। ये हुआ है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का भिक्षावृत्ति मुक्त भारत। अब देखिए इसमें ना पॉलिसीज़ हम लोग देख लेंगे, वो इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो भिक्षावृत्ति मुक्त भारत एक इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट चलाता है। हालांकि ये भी एक सब इनिशिएटिव ही है, अभी हम देख लेंगे। तो दिस माइलस्टोन इज ऑल्सो रिकग्नाइज बाय वर्ल्ड बैंक। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि ये माइलस्टोन की पहली इंडिया की बेगर फ्री सिटी बन गई है, वर्ल्ड बैंक ने भी नोट किया है। तो अंडर द सबस्क्रीम कॉम्प्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग विच फॉल्स अंडर दिस स्माइल स्कीम। ओके, तो अब देखिए बेसिकली सब कुछ स्माइल स्कीम के अंडर फॉल कर रहा है। यहाँ पर अगर हम देख भी लेते हैं, मैंने यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने लॉन्च करी थी एक अम्ब्रेला स्कीम स्माइल, जिसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ठीक है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। ये लॉन्च करी थी 2022 में, और ये इंक्लूड करती है 2 सब स्कीम्स, दोनों ही सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, और दूसरी सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन्स एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, जिसका जिक्र यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली सब कॉम्पोनेंट है स्माइल स्कीम का, दोनों सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं, और ये कॉम्प्रीहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन एंगेज इन एक्ट ऑफ बेगिंग वाला है, ट्रांसजेंडर वाला नहीं है, और स्माइल स्कीम के अंडर करा है। ठीक है, और इसमें करेंगे कैसे, उसमें आपने देख ही लिया है कि एंटरप्राइज और लाइवलीहुड के लिए इनको ट्रेन करेंगे। ओके, सहयोग इनिशिएटिव रिसेंटली दी सॉरी, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी तबीयत मेरी कल से ख़राब है, बट रिसेंटली दी ओडिशा गवर्नमेंट ऑन 1 May 2025 रोल्ड आउट सहयोग, अ पायनियरिंग इनिशिएटिव टू फैसिलिटेट एक्सेस टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स फॉर द अर्बन पुअर। ठीक है, तो ये ओडिशा गवर्नमेंट की स्कीम है, सबसे पहले आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देख लेते हैं, खैर ये फैसिलिटेट करता है एक्सेस टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम फॉर अर्बन पुअर। अर्बन पुअर के लिए है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, न्यूज़ में काफ़ी रही है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सहयोग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन अर्बन पॉवर्टी एंड अवेलेबल स्टेट असिस्टेंट थ्रू अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच। बस इतना याद रखने की जरूरत है। सहयोग जो स्कीम है, इनिशिएटिव है, वो अर्बन पुअर पॉवर्टी के लिए है। पॉवर्टी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपीपीसीएस के लिए, और ये ओडिशा गवर्नमेंट की स्कीम है। यूनियन गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है भारत बोध केंद्र। भारत बोध केंद्र यूनियन गवर्नमेंट ने इनॉग्रेट किया है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी महुआ ने 11 मई 2025 को भारत बोध केंद्र न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट करा। ये हाउस है विद इन हैबिटेट लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर। ठीक है, इंडिया हैबिटेट सेंटर में, हैबिटेट लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में हाउस्ड है दिल्ली में। दिल्ली ही याद रखिए, उतना काफ़ी है। भारत बोध केंद्र ये डिज़ाइंड है टू सेलिब्रेट एंड प्रमोट इंडियाज सिविलाइजेशनल नॉलेज, कल्चरल रिचनेस एंड इंटेलेक्चुअल लेगेसी। अब देखते हैं फर्स्ट स्टेट AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम। ठीक है, तो पहला स्टेट AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम है, AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम। ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है, ये पहला स्टेट बन गया है टू इम्प्लीमेंट एन AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम फॉर, किस लिए है ये, एक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट, याद रखिएगा। फर्स्ट AI बेस्ड रियल टाइम अलर्ट सिस्टम है, ये है फॉर एक्टिव फॉरेस्ट मैनेजमेंट। सबसे पहला स्टेट बन गया इसे लॉन्च करने वाला मध्य प्रदेश। इसके 5 सेंसिटिव फॉरेस्ट डिविजन्स हैं, शिवपुरी, गुना, विदिशा, बुरहानपुर, खांडवा। इन पे ये पायलट प्रोजेक्ट की तरह काम करेगा। अभी नॉर्थ ईस्ट का फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल सक्सेसफुली ड्रिल्ड। ठीक है, जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल नॉर्थ ईस्ट का पहला। ठीक है, सेंटर फॉर अर्थ साइंसेज एंड हिमालयन स्टडीज CESHS ने मई 2025 में सक्सेसफुली ड्रिल कर दिया है अरुणाचल प्रदेश के दिरांग में इन वेस्ट कामंग डिस्ट्रिक्ट।
ठीक है, कहाँ पर हुआ है ये नॉर्थ ईस्ट में? अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में। और अगर प्लेस की बात करते हैं तो वो दिरांग है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो ये कर दिया है। पीएम युवा 3.0 स्कीम तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है, 12 मार्च 2025 में लॉन्च करी है। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यूथ ऑथर्स, ये इसका फुल फॉर्म है, पीएम युवा का फुल फॉर्म है। ठीक है, ये यंग ऑथर्स को मेंटरिंग करने के लिए एक स्कीम है, इसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स, इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका 3.0 वर्जन लॉन्च किया है 2025 मार्च में। स्टैंड्स फॉर यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स एज अ पार्ट ऑफ इट्स इनिशिएटिव टू कल्टिवेट अ न्यू जनरेशन ऑफ इंडियन राइटर्स। तो इसका पर्पस क्या है? टू कल्टिवेट अ न्यू जनरेशन ऑफ इंडियन राइटर्स। ठीक है, याद रखेंगे आप। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू मेंटर यंग ऑथर्स बिलो द एज ऑफ 30। ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कैसे करेंगे ये? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इनका है कि मेंटर करना है हमें यंग ऑथर्स को जिनकी एज 30 साल से कम है, वो यंग ऑथर्स हैं। सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है। मार्च 2025 में ये भी लॉन्च हुआ है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान एट नेशनल वर्कशॉप हेल्ड इन न्यू दिल्ली। एम करता है टू एम्पावर विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, एम्पावर करेगा विमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, ये इसका एम है, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। उसके अलावा आपको अगर देखना हो तो अच्छा खैर आगे देखते हैं। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक्ट 2025, लोकसभा ने पास किया है त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल 2025। ये नाम से भले ऐसा लग रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने एस्टैब्लिश किया है इंडिया का फर्स्ट नेशनल कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी एक्ट 2025 ने एस्टैब्लिश करी है इंडिया की फर्स्ट इंडियन कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। इसको नेम किया गया है अमूल के फाउंडर त्रिभुवन काशीभाई पटेल के ऊपर। ठीक है, त्रिभुवन काशीभाई पटेल अमूल के फाउंडर थे, उन्हीं का नाम से ये यूनिवर्सिटी बनाई है, पहली कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी। इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद गुजरात में यहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, इरमा गुजरात, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद। इरमा ये लॉ वाला इरमा नहीं है, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट आनंद है, यहाँ गुजरात में, वहाँ पे इसको इस्टेब्लिश किया है। वनतारा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो लगातार सुर्खियों में बना ही हुआ था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको इनॉग्रेट किया। बेसिकली 2024 में ही ये बन के तैयार हो गया था और खुल भी गया था, और एक साल बाद इसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट करा है फॉर्मली। ये खुला है जामनगर गुजरात में। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और रिलायंस फाउंडेशन का ये प्रोजेक्ट है। ये अमंग मोस्ट रिमार्केबल इनिशिएटिव है इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चीता, ठीक है, कंजर्वेशन प्रोग्राम। ठीक है, अमंग इट्स मोस्ट रिमार्केबल इनिशिएटिव इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम। वर्ल्ड का लार्जेस्ट चीता कंजर्वेशन प्रोग्राम इसका मोस्ट रिमार्केबल इनिशिएटिव है, और इसके अलावा सबसे बड़ा ये होस्ट करता है लार्जेस्ट एलिफेंट हॉस्पिटल इन दी वर्ल्ड। ठीक है, आप याद रख सकते हैं, वो ओनर के ही सूंड लगा के ऐसे करके इमेजिन कर लीजिए, आपको याद रहेगा। लार्जेस्ट एलिफेंट हॉस्पिटल भी यहीं पर वनतारा में ही है। वनतारा कन्फर्ड प्रेस्टिजियस प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड। ठीक है, प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड भी इनको मिल गया है। तो एक साल ढंग से नहीं हुआ है और इनको सीधे प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड भी मिल गया है, और ये सब कुछ है। तो अगर पैसा है तो आप आराम से ये सब पा सकते हैं। आयुष्मान भारत व्यय वंदना कार्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। धन्वंतरी जयंती और आयुर्वेद डे यानी 29 अक्टूबर 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है मल्टीपल हेल्थ सेक्टर प्रोजेक्ट्स ऑफ ₹12,850 करोड़। ये कहाँ कराया है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा इन न्यू दिल्ली। तो पहली चीज़ तो ये है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है न्यू दिल्ली में। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि आयुर्वेद डे हम बनाते हैं धन्वंतरी जयंती को। आयुर्वेद डे हम बनाते हैं धन्वंतरी जयंती पे, जो कि फॉल करी है 2024 में 29 अक्टूबर को।
प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है एवरी सीनियर सिटीजन एजेड 70 एंड अबव वुड रिसीव फ्री ट्रीटमेंट। ठीक है, एवरी सीनियर सिटीजन एज कितनी होनी चाहिए, 70 एंड अबव, उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा इन हॉस्पिटल्स। सच एल्डरली इंडिविजुअल्स आर प्रोवाइडेड विद आयुष्मान वय वंदना कार्ड ग्रांटिंग हेल्थ केयर बेनिफिट्स अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ। इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम लोग, जो भी हम मिस कर रहे होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एस्टैब्लिश किया था 9th आयुर्वेद डे। ठीक है, मतलब सेलिब्रेट किया था 9th आयुर्वेद डे 29 अक्टूबर 2024 में। इसकी थीम रही थी आयुर्वेद इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, तो आयुर्वेद इनोवेशंस फॉर ग्लोबल हेल्थ इसकी थीम थी 9th आयुर्वेद डे की। 2016 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको ऑब्जर्व कर रही है ऑन एवरी धन्वंतरी जयंती। ठीक है, बेसिकली उनको धन्वंतरी से हमने रिलेट कर दिया है कि वही आयुर्वेद के जनक थे। ठीक है, WHO included आयुर्वेद इन दी ICD 11 TM मॉड्यूल 2, ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉड्यूल 2 कहते हैं इसको। ये जनवरी 2024 की न्यूज़ है, लेकिन फिर भी एक इंपॉर्टेंट है कि हल्का सा याद रहना चाहिए कि आयुर्वेद अब ICD 11 TM मॉड्यूल 2 में आ गया है। ये अलाउ करता है एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ आयुर्वेदिक हेल्थ इंटरवेंशंस। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम लोगों का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन में ना कोई रिसर्च है, ना उसे बैक करने के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशंस हैं प्रॉपर, ना वो रिसर्च से बैक्ड है, तो फिर सिर्फ गा के नहीं होगा। चाइना का बहुत सदियों पहले ही रिसर्च से बैक होके सब कुछ आ गया, और अब वो हर कंट्री में ऑलमोस्ट फॉलो होता है, जाता है, और हमारे यहाँ पर ये नहीं हो रहा था। अच्छी बात ये है कि इस पे काम किया गया, और अब लास्ट ईयर ICD 11 TM मॉड्यूल 2 में WHO का कम से कम आ गया है। तो यहाँ से इसको राइज ही करना है, और अभी 24 कंट्री में हमारे मेडिसिन रिकॉग्नाइज्ड हैं आयुष के। आयुष मिशन का लॉन्च डेट था सितंबर 2014। ठीक है, अगर आयुष मिशन की भी बात करें तो। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। पहले एक बार PMJ के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया था आयुष्मान वय वंदना कार्ड के बारे में देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे लॉन्च किया था इसके अंडर। तो अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था आयुष्मान वय वंदना कार्ड एज एन एक्सटेंशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको अनाउंस किया गया था ओरिजिनली आयुष्मान वय वंदना कार्ड को यूनियन बजट 2024-25 में। ये कार्ड एम करता है टू एंश्योर फ्री हेल्थ केयर फॉर एवरी सिटीजन एजेड 70 ईयर्स एंड अबव, प्रोवाइडिंग एन एनुअल कवरेज ऑफ ₹5 लाख पर फैमिली। आपको याद रखना पड़ेगा, ये इसमें नहीं दिया हुआ था। तो 5 लाख पर फैमिली का कवरेज आपको मिलेगा। पर फैमिली है, पर पर्सन नहीं है। उसके बाद फिर सारे ही इंडियन सिटीजन्स जो 70 साल से ओल्डर हैं एलिजिबल हैं, रिगार्डलेस ऑफ इनकम और इकोनॉमिक स्टेटस। ये भी याद रखिएगा, सिर्फ गरीब लोग या वैसा कुछ नहीं, या टैक्स ना भरने वाले लोग, ऐसा नहीं है, सारे ही लोग। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है सब क्लासिफिकेशन ऑफ SCs एंड STs। ये एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है 7 जज बेंच ने। 6:1 का प्रपोर्शन रहा है। ये बेंच हेडेड थी फॉर्मर CGI, अब हो गए हैं ये DY चंद्रचूड़। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की बेंच ने हेड किया था। इन्होंने लेटेस्टली एक किताब भी लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, वाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है रिटायर होने के बाद। तो बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, दे परमिटेड स्टेट्स टू क्रिएट सब क्लासिफिकेशंस विद इन SC एंड ST कैटेगरीज। अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब क्लासिफिकेशन विद इन SC एंड ST कैटेगरी को क्रिएट करने का इन्होंने वो दे दिया है जजमेंट कि स्टेट्स भी कर सकते हैं थ्रू फिक्स्ड सब कोटास। कैसे होगा ये? थ्रू फिक्स्ड सब कोटास। और ये मिलेगा किसको? टू मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज विद इन दिस कैटेगरी। ये तो आपको पता ही है। अब इसके बारे में हम देखेंगे कौन से जजमेंट्स थे। देखिए, 6-1 मेजॉरिटी डिसीजन ने ओवरटर्न कर दिया है 2004 की रूलिंग इन EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो EV चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004 की रूलिंग उन्होंने ओवरटर्न कर दी है। तो अब 2020 में असल में इसको रिव्यू किया गया था जजमेंट को 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के द्वारा, और EV चिनैया जजमेंट को रिव्यू करने के लिए बेंच बैठी थी। इन्होंने EV चिनैया केस में बेसिकली 2004 के प्रोहिबिट किया गया था सब कैटेगराइजेशन ऑफ SCs, क्योंकि इन्होंने बोला था कि ऐसा करना प्रेसिडेंशियल लिस्ट में टिंकरिंग करने के बराबर होगा।
ठीक है, जिसके ऊपर सिर्फ पार्लियामेंट की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी होती है, इसलिए वायलेट करेगा आर्टिकल 341(2) को। ये ईवी चिनैया केस जो 2004 का था उसका जजमेंट था, इसलिए अब तक स्टेट्स इसमें सब कैटेगराइजेशन नहीं कर पा रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इस जजमेंट को रिव्यू किया था, 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने रिव्यू किया था और इसमें बताया था कि ये फर्दर रिकन्सिडरेशन चाहता है, इसमें चाहिए होगा, ये केस में रिक्वायरमेंट है। और जून 2025 में, इसलिए जून 2025 में नहीं अभी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 7 जज बेंच में ये ऑर्डर जजमेंट पास कर दिया है 6:1 के रेशियो से कि अब स्टेट्स भी कर पाएंगे। और उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है जो यहाँ नहीं दे रखा है कि जून 2025 में तेलंगाना ने नोटिफाई किया है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ तेलंगाना शेड्यूल्ड कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशंस एक्ट 2025, और इसी के साथ तेलंगाना पहला स्टेट बन गया है भारत में टू ऑपरेशनलाइज सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, उन्होंने जस्टिस शमीम अख्तर कमीशन इस चीज़ के लिए अपॉइंट किया था, जिसके बाद फिर ये एक्ट बना पाए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, आई होप आप समझ गए होंगे। PMAYU 2.0 ये महुआ यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है इन पार्टनरशिप विद नेशनल हाउसिंग बैंक NHB। ठीक है, ये क्या है, एक नेशनल वर्कशॉप थी बस इन न्यू दिल्ली। ठीक है, इस पे फोकसिंग ऑन PMAYU 2.0 एंड इट्स इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम ISS। ऑब्जेक्टिव क्या है PMAYU 2.0 का? तो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 एम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग टू 1 करोड़, याद रखेंगे 1 करोड़ अर्बन पुअर एंड मिडिल क्लास फैमिलीज। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ अर्बन पुअर के लिए नहीं है। पहली बात, PMAYU या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 जो है वो 1 करोड़ लोगों को दी जाएगी, जिसमें अर्बन पुअर शामिल होंगे और मिडिल क्लास फैमिलीज भी शामिल होंगी। यह आपको कैटेगरिकली याद रखना है। ठीक है, थ्रू स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड प्राइमरी लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस ओवर 5 ईयर्स। ये अगले 5 साल तक चलेगा कार्यक्रम। ठीक है, सितंबर 1 2024 से शुरू होगा और अगले 5 साल तक चलेगा, यानी 2029 के सितंबर तक चलेगा। अटल इनोवेशन मिशन 2.0, ठीक है, AIM 2.0 की बात करेंगे। कंटिन्यूशन किसका कर दिया है नीति आयोग ने? अब ये मार्च 31, 2028 तक कंटिन्यू रहेगा। और इसका एक्सपैंड कर दिया है स्कोप ऑफ वर्क, बजट एलोकेशन कर दिया है ₹2750 करोड़। अब इसके बारे में भी देख लेते हैं, अटल इनोवेशन मिशन के बारे में। इसका हाँ, तो देखिए इनोवेशन के बारे में क्योंकि बात हो रही है तो यहाँ मैंने इसमें लिख दिया है कि 18 एडिशन ऑफ वीपोज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज़ होगा 16 सितंबर 2025 में। तो उसका वेट करिएगा और देख लीजिएगा कि क्या रैंकिंग आती है, पूछा जाता है। हालांकि 2024 में इंडिया की रैंक 39 थी इसी में, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, और अमंग 133 इकोनॉमीज़। 2023 में इंडिया की 40th थी और 39 एक इम्प्रूव करके आ गया था 2024 में। अटल इनोवेशन मिशन हम वैसे देख चुके, अटल टिंकरिंग लैब्स वगैरह, उसमें 4-5 चीज़ें रहती हैं। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और काफ़ी उनका सक्सेसफुल रहा था, इसलिए इसको एक्सपैंड करके और इनका एक्सपैंड कर रहे हैं वर्क, स्कोप ऑफ वर्क। समृद्ध प्रोग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा मैं आपको बता देता हूँ अभी। 5 सितंबर 2024 माइटी ने लॉन्च किया है सेकेंड कोहोर्ट ऑफ समृद्ध। समृद्ध क्या है? स्टार्टअप एक्सेलेरेटर ऑफ माइटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ठीक है, स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ माइटी। माइटी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ, सॉरी। तो सेकेंड कोहॉर्ट ऑफ स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ माइटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, यह है समृद्ध। समृद्ध एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है माइटी का फॉर स्टार्टअप एक्सेलरेशन अंडर नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019। तो नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स 2019 की थी। समृद्ध प्रोग्राम लॉन्च किया गया था अगस्त 2021 में। सपोर्ट करेगा 300 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स। इसका आउटले 99 करोड़ का है ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। ठीक है, 4 साल के लिए है। 99 करोड़ का इसका आउटले था। 2021 में लॉन्च किया था
और याद रखिए 300 सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स के लिए है, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं। ठीक है, कन्फ्यूजन आता है माइटी के प्रोग्राम्स में, क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बोलबाला रहा है इस साल। हो सकता है वो समृद्ध उठा के पूछ लें और उसमें आप गलती से इलेक्ट्रॉनिक्स टिक करके आ जाएं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए क्या है हम आगे देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए भी है। इसी तरह से हम लोगों को यहाँ भी कंफ्यूज नहीं होना होगा। जो नेक्स्ट खबर है हमारी, 8वीं धर्माधम्मा कॉन्फ्रेंस हुई है। बेसिकली इस तरह की दो चीज़ें हुई हैं रिसेंटली, जो यहाँ पे हम देख लेंगे। तो 8वीं धर्माधम्मा कॉन्फ्रेंस जो हुई है ये कराई है बाय इंडिया फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद गुजरात यूनिवर्सिटी। आपको याद रखना है, इंडिया फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद गुजरात यूनिवर्सिटी, और ये गुजरात में ही हुई है, अहमदाबाद में। ठीक है, इनमें चीफ गेस्ट थे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकड़। ओके, तो अब ये वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहे, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। देख लेते हैं, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था 21 जुलाई 2025 को, और ये पहले वाइस प्रेसिडेंट नहीं है जिन्होंने रिज़ाइन किया था, सबसे पहली बात। लेकिन ये पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं रिज़ाइन करने वाले मिड टर्म फॉर मेडिकल रीजंस। अगर मेडिकल रीजंस की बात करें, इससे पहले जो भी जिन्होंने भी रिज़ाइन करा था वो करा था प्रेसिडेंटशिप पाने के लिए या इलेक्शन लड़ने के लिए उसका, या इस तरह की चीज़ों के लिए। मेडिकल रीज़न देकर रिज़ाइन करने वाले मिड टर्म ये पहले वाइस प्रेसिडेंट बन गए हैं। ठीक है, तो खैर 8th धर्मा कॉन्फ्रेंस की जो थीम थी वो है कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा। कॉस्मोलॉजी इन धर्मा एंड धम्मा, ये आप याद रखिएगा, क्योंकि आगे भी एक और इस तरह का आएगा। मैं इनफैक्ट पहले वहीं पे चल लेता हूँ चाहे। अब देखिए, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हुई है। ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कराई है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट हुई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने कराई है। ये इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ कराई है, और 5 से 6 नवंबर 2024 में ऑर्गेनाइज हुई है न्यू दिल्ली में। वो गुजरात में हुई थी। और फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट जो हुई है, पहली बात तो ये फर्स्ट है तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन के साथ। इसकी थीम थी रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। तो दोनों जगह धम्मा की बात हुई है, तो यहाँ पर लेकिन इसकी थीम है रोल ऑफ बुद्ध धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखेंगे, दोनों में कन्फ्यूजन हो सकता है। ब्रैप 2022, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं वैसे। ब्रैप, पीयूष गोयल जी जो हैं मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन्होंने अनाउंस किया है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP 2022 इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन रिजल्ट करा है, कहाँ पर करा है? उद्योग संगमम में, न्यू दिल्ली। उत्तर प्रदेश टॉप अचीवर है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये 2 बिजनेस सेंट्रिक और 1 सिटीजन सेंट्रिक एरिया में ब्रैप 2022 में टॉप अचीवर है। सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश टॉप अचीवर है 2 बिजनेस सेंट्रिक और 1 बिजनेस सेंट्रिक एरिया अंडर ब्रैप 2022। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ब्रैप 2022 बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वगैरह के लिए होता है। ठीक है, तो इन सब के लिए कि पॉलिसी रेगुलेशन बिल्कुल सही रहे और धरातल पे इस तरह के काम बिल्कुल बिना किसी त्रुटि के चल रहे हों, और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, करप्शन कम हो, ठीक है, लैग कम हो, रेड टेपिज्म कम हो, ये सब चीज़ों के लिए। तो उसमें उत्तर प्रदेश टॉप अचीवर बन गया है 2 बिजनेस सेंट्रिक और 1 बिजनेस और 1 सिटीजन सेंट्रिक एरिया में ब्रैप 2022 के अंदर। इंडिया का फर्स्ट ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर हुआ है सिक्किम में। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड एक की स्टेक होल्डर है इन डेवलपिंग फिशरीज एंड एक्वाकल्चर ऑर्गेनिक क्लस्टर इन सिक्किम। ठीक है, फर्स्ट इंडिया का पहला ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर सिक्किम में है, आप याद रखिएगा। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 3rd लॉन्च पैड। ठीक है, 3rd लॉन्च पैड एस्टैब्लिश हो गया है, किसका? इसरो का। ये अप्रूव किया था एस्टैब्लिशमेंट इसका सतीश धवन स्पेस सेंटर ऑफ इसरो एट श्री हरिकोटा। तो आपको याद रखना है बेसिकली श्री हरिकोटा में ही है। तो यहाँ पे 3rd लॉन्च पैड के लिए भी अब अप्रूवल मिल गया है। देख लेते हैं यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट खबरें, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है बार बार जैसे चीज़ों में। तो लॉन्च कॉम्प्लेक्सेस एट सतीश धवन स्पेस सेंटर, इसकी लोकेशन श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश है। फर्स्ट लॉन्च पैड जो था वो प्राइमरीली सपोर्ट करता है PSLV और SSLV को। सेकेंड लॉन्च पैड जो था
वो डिज़ाइन किया था फॉर लार्जर लॉन्च व्हीकल्स लाइक GSLV और LVM-3 और सर्व करता है एज अ बैकअप फॉर PSLV लॉन्चेस भी। ठीक है, सब श्रीहरिकोटा में ही है। और थर्ड वाला जो होगा वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये यूज़ होगा नेक्स्ट जनरेशन हेवियर लॉन्च व्हीकल्स के लिए, यानी कि जो हमारा आगे एम है कि किस तरह से हम लोग गगनयान भेजना चाह रहे हैं ऊपर, जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल करेंगे, तो उन सबको हम लोग इसी लॉन्च पैड से, जो थर्ड लॉन्च पैड है वहाँ से हम लोग लॉन्च करेंगे। ठीक है, इस मिशन को। दूसरी इसरो की फैसिलिटीज़ जो लॉन्च की हैं वो आपको पता ही होनी चाहिए, वो है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन टर्ल्स, जो सबसे पुराना है। ठीक है, ये रॉकेट लॉन्चिंग का लॉन्च पैड है और ये सबसे पुराना है इंडिया में। 1963 में इस्टेब्लिश किया था तिरुवनंतपुरम केरला में। ठीक है, साउंडिंग रॉकेट लॉन्च पैड है ये बेसिकली। फिर उसके अलावा एक लेटेस्ट था जनवरी 2024 का SSLV लॉन्च कॉम्प्लेक्स बना था। ठीक है, ये बना था कुलशेखरपट्टिनम में और ये इक्वेटर के पास है। तो बेसिकली ये बाईपास कर रहा था श्रीलंका को, इसलिए इम्पोर्टेंट था। कहाँ था? कुलशेखरपट्टिनम में। ओके, ये आप कैटेगरिकली याद रखेंगे। बेसिकली इसको आप कंफ्यूज मत करिएगा लॉन्च पैड थर्ड से। कई लोग इसी न्यूज़ को कुलशेखरपट्टिनम वाले को कंफ्यूज कर लेंगे लॉन्च पैड थर्ड से, जो श्रीहरिकोटा में बन रहा है, वो नहीं है ये। तो भारत पोल पोर्टल यूनियन होम मिनिस्टर ने किया है इनॉग्रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसको डेवलप किया है CBI ने। ठीक है, इट इज़ डेवलप्ड बाय CBI। भारत पोल के थ्रू एवरी एजेंसी एंड पुलिस फोर्स इन इंडिया विल बी एबल टू सीमलेसली कनेक्ट विद इंटरपोल। बेसिकली इसमें समझाया नहीं गया ठीक से। भारत पोल पोर्टल बेसिकली अभी तक क्या था कि CBI के थ्रू ही सब कुछ इंटरपोल पे सारी इन्फॉर्मेशन जाती थी, या फिर इन्फॉर्मेशन लेना भी होता था तो CBI ही ले पाता था। स्टेट्स क्या करेंगे? अब अगर स्टेट्स का इंटेलिजेंस कैसे मजबूत होगा, तो CBI ने एक ऐसा पोर्टल बना दिया है कि स्टेट्स डायरेक्टली अब अपना इंटेलिजेंस इंटरपोल पे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और इंटरपोल से डायरेक्टली रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सीमलेसली कनेक्शन इनका। ठीक है, साइंटिफिक कॉन्क्लेव ऑन लाइफ स्टॉक वैक्सीन इनोवेशन, ये कुछ नहीं, ये कॉन्क्लेव था ऑन पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड वैक्सीन इनोवेशन, हैदराबाद में हुआ था। और लाइफ स्टॉक की बात हो रही है तो ये ज़्यादातर चीज़ें हैदराबाद में ही कंडक्ट होती हैं। ठीक है, ऐसे ही लाइफ स्टॉक कॉन्क्लेव था, साइंटिफिक कॉन्क्लेव ऑन लाइफ स्टॉक वैक्सीन इनोवेशन। जब वैक्सीन की बात आती है तो ये वाला यहाँ हुआ था हैदराबाद में। ठीक है, पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस की बात आई थी इसमें और वैक्सीन इनोवेशन की। और लाइफ स्टॉक कॉन्क्लेव जो एक सिंपल हुआ था वो अदरवाइज शिलोंग में हुआ था, मेघालय। कॉन्क्लेव ऑन डायलॉग फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट लाइफ स्टॉक सेक्टर्स, नॉर्थ ईस्ट रीजन। चरक इनिशिएटिव देखते हैं। नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड का आर्म है। ठीक है, CIL का आर्म है ये, सिंगरौली में बेस्ड है। इसने रोल आउट किया है चरक इनिशिएटिव। ये एक CSR इनिशिएटिव है। CSR मतलब आप जानते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कम्युनिटी हेल्थ अ रिस्पॉन्सिव एक्शन फॉर कोयलांचल, क्या कोयलांचल इसका फुल फॉर्म है। चरक इनिशिएटिव का फुल फॉर्म है। इनोवेटिव हेल्थ फोकस CSR प्रोग्राम है। ठीक है, हेल्थ फोकस CSR प्रोग्राम है और फ्री ट्रीटमेंट देगा फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस। ये बहुत प्यारा इसका कॉन्सेप्ट है चरक इनिशिएटिव का, इसलिए न्यूज़ में है कि CSR प्रोग्राम के अंडर जनरली आप क्या करते हैं, किसी को कपड़े बांट देते हैं या कहीं पर ज़्यादा से ज़्यादा जो बेस्ट कर रहे थे अब तक एक टॉयलेट वॉयलेट कहीं बनवा दे रहे थे बस। ये CSR प्रोग्राम एम करेगा फ्री ट्रीटमेंट फॉर लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिंगरौली रीजन। सिर्फ सिंगरौली रीजन के इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी को देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है जिस जगह पर आप हैं बेस्ड। अगर सिंगरौली में आप बेस्ड हैं तो वहाँ के लोगों को आप भी तो बेनिफिट दीजिए, क्योंकि आप वहाँ के रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ की मैन पावर का यूज़ कर रहे हैं सस्ते में और सब चीज़ें। उसके बाद फिर आप पूरे वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी भी बन जाते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह के बेनिफिट्स नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा है नंबर 1 होने का। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल इनिशिएटिव है और इस तरह के इनिशिएटिव पहली बार नहीं है। ये CIL सुर्खियों में रहता है इस तरह के कई इनिशिएटिव्स के लिए बार बार। 10th वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, ये 10वां एडिशन हुआ है वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का एंड आरोग्य एक्सपो। ठीक है, ये इनॉग्रेट हुआ था देहरादून में।
बस आपको ये याद रखना है कि देहरादून में इनॉग्रेट हुआ था, बेसिकली इसलिए पूछा भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा वो हो जाता है कि देहरादून में वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस वगैरह क्या कर रहा है, ठीक है, जबकि आयुर्वेद का उत्तराखंड बहुत बड़ा योगदान है उत्तराखंड का आयुर्वेद में। खैर वो सब नहीं बात करेंगे अभी। इवेंट ऑर्गेनाइज बाय वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन, ठीक है। थीम थी डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेद पर्सपेक्टिव। ये थीम आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर भी डिजिटल हेल्थ आ गई है आयुर्वेद में भी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, डिजिटल हेल्थ एंड आयुर्वेद पर्सपेक्टिव इसकी थीम थी। भारत मोबिलिटी एक्सपो 2025 भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ है। इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये याद रखना है आपको कि ये लार्जेस्ट नहीं था। ये क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट ऑटोमोटिव एक्सपो इन दी वर्ल्ड, ठीक है। सेंटर ने स्क्रैप कर दी है नो डिटेंशन पॉलिसी। अब देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंडर चीज़ें आ जाती हैं बार बार। नो डिटेंशन पॉलिसी आ रही थी कि आप किसी भी बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं, वो सीधे प्रमोट हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ में बैकफायर करा, मतलब कई बार बैकफायर करा। बच्चों ने इसलिए पढ़ना वढ़ना छोड़ दिया। बच्चे तो बेचारे बच्चे होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस तो ज़रूरी ही है। वैसे भी आजकल मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है। तो ये फॉर क्लासेस 5 एंड क्लासेस 8 है, ध्यान रखिएगा। ये पे कर रहा है टू फेल द स्टूडेंट्स हु आर अनेबल टू क्लियर ईयर एंड एग्जाम्स। अगर आपने एग्जाम इस बार क्लियर नहीं करे हैं तो आप 5th और 8वीं कक्षा के तो आप फेल हो जाएंगे, ये कहता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पब्लिश किया है गैजेट नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का नाम याद रखिए, इसका टाइटल है राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024, ठीक है। तो अगर ये आ जाए सिंपली कि राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अमेंडमेंट रूल्स 2024 किस लिए है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि वो नो डिटेंशन पॉलिसी को जो क्लास 5 और क्लास 8 के लिए अप्लाई करती थी उसको स्क्रैप करता है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 एट भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। बिल्डिंग रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2045 इसकी थीम थी। 2047 बिल्डिंग रेजिलियंट रूरल इंडिया फॉर अ विकसित भारत 2047 इस महोत्सव की थीम थी, ग्रामीण भारत महोत्सव की। 70,000 पैक्स, 70,000 पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी पैक्स कंप्यूटराइज करे जा रहे हैं इसके लिए, ताकि फार्मर्स और विलेजर्स को बेटर वैल्यू मिल सके उनके प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। 22 दिव्य कला मेला। देखिए दिव्य कला मेला थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी दिव्यांगजन DEPWD अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट थ्रू नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंटल कॉरपोरेशन NDFDC क्या ऑर्गेनाइज करा रहे हैं? 22 दिव्य कला मेला। कहाँ पर हो रहा है ये आप याद रखेंगे कि न्यू दिल्ली में ही हो रहा है, ठीक है। ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज हो रहा है। अब देखिए हमारा शौचालय हमारा सम्मान HSHS, ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने लॉन्च किया है एक नेशन वाइड कैंपेन, हमारा शौचालय हमारा सम्मान। नवंबर 19 को बनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे, और ये यहाँ से शुरू हुआ था ये कैंपेन, हमारा शौचालय हमारा सम्मान कैंपेन। पहली बात तो आप याद रखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने लॉन्च किया है। ये कौन से डिपार्टमेंट का है? डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जल शक्ति मंत्रालय में। ये नेशन वाइड कैंपेन है। ये स्टार्ट होगा नवंबर 19 से 19 नवंबर से, ठीक है, 19 नवंबर से, जो कि वर्ल्ड टॉयलेट डे है। और कहाँ जाके ख़त्म होगा? ह्यूमन राइट्स डे पे, जो कि 10 दिसंबर है, 10 दिसंबर 2024 ये यहाँ जाके ख़त्म हुआ, ठीक है। इसलिए एम्फोसाइज करता है क्रिटिकल लिंक बिटवीन सैनिटेशन एंड ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, ठीक है। न्यू ऑफिस बेयरर्स फॉर ISA 2024 to 2026, ठीक है। अब देख लेते हैं बेसिकली प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के वापस से चुनाव हुआ है। ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का नवंबर 4 2024 में 7th सेशन हुआ ISA असेंबली का न्यू दिल्ली में। इनके प्रेसिडेंट और को प्रेसिडेंट को चुना गया फॉर 2 ईयर्स 2024 से 2026 तक के लिए, ठीक है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया अकेला कंटेंडर था फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, तो ऑफकोर्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया है प्रेसिडेंट, और को प्रेसिडेंसी मिली है
फ्रांस को। तो ये हम कर चुके हैं। फर्स्ट एशिया बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में हुई है। रोल ऑफ बुद्धा धम्मा इन स्ट्रेंथनिंग एशिया इसकी थीम है। आयुष मिनिस्ट्री का वाई ब्रेक इमर्जेज एज टॉप परफॉर्मर इन आईगॉट प्लेटफॉर्म। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए यूपीएससी भी अगर बात करें यूपीएससी की, तो वो कर्मयोगी जो प्लेटफॉर्म है इनका या स्कीम थी ऑफिसर्स के लिए और सबके लिए, तो वो आईगॉट कर्मयोगी था प्लेटफॉर्म इनका। वो बार बार पूछ लिया जाता है अलग अलग रीज़न से, तो इसलिए यूपीपीसीएस भी इस तरह से पूछ सकता है। 14 नवंबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, योगा ब्रेक एट वर्क प्लेस, यानी वाई ब्रेक, योगा ब्रेक एट वर्क प्लेस। ठीक है, इसको अवार्ड किया गया था सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑन आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली ये आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि जो ऑफिसर्स या काम करने वाले लोग होते हैं गवर्नमेंट में, उनकी ट्रेनिंग वगैरह का भी कई यहाँ पर इनलिस्टेड होती हैं कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पे, आईगॉट पे। तो ऐसे ही योगा ब्रेक एट वर्क प्लेस इनिशिएटिव भी इसका यहीं पे प्लेस है, और कई लोग इसके लिए ऑप्ट करते हैं क्योंकि एक जगह कुर्सी पे बैठे बैठे लोगों की कमर टेढ़ी हो जाती है। लोगों को पता है कि एक बेटर वर्किंग एनवायरनमेंग के लिए, खुद के मस्तिष्क और संतुलन के लिए भी, और अदरवाइज़ एक अच्छा ब्रेक लेने के लिए भी योगा ब्रेक एट वर्क प्लेस अच्छा हम लोग चूज़ कर लेते हैं, और इसीलिए इसको काफ़ी फेम मिल गया आईगॉट कर्मयोगी भारत प्लेटफॉर्म पे भी। वाधवन पोर्ट जो है ये 13th मेजर पोर्ट बन गया है। ठीक है, 13th मेजर पोर्ट बन गया है इंडिया का। अगस्त 30, 2024 प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन रखा वाधवन पोर्ट का। ये लोकेटेड होगा दनाऊ टाउन, पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। आपको मैं बता दूं महाराष्ट्र का 3rd होगा ये। ठीक है, महाराष्ट्र का 3rd मेजर पोर्ट होगा ये। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट जो है वो उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और अब 3rd आ गया है वाधवन पोर्ट। ये महाराष्ट्र के 3 मेजर पोर्ट्स अब आ गए हैं महाराष्ट्र में। टोटल कॉस्ट इसकी रहेगी 76,220 करोड़। यहाँ भी कुछ है नोट। हाँ, तो ये 13 मेजर पोर्ट है कंट्री का। ये कंट्री का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट एंड वन ऑफ लार्जेस्ट डीप वाटर पोर्ट्स बनेगा इंडिया का। ठीक है, प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड होगा बाय वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड VPPL, जो कि एक SPV होगा, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा। VPPL इज फॉर्म्ड बाय जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी JNPA और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड MMB विद अ शेयर होल्डिंग ऑफ 74% एंड 26% रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो VPPL जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी का 74% शेयर है उसमें, बाकी महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का है। इंडिया के 12 मेजर पोर्ट यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, इसको पॉज करके आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। बेसिकली जो महाराष्ट्र के 2 हैं वो मैंने यहाँ मार्क कर दिए हैं ताकि आपको पता रहे कि वो तीसरा है महाराष्ट्र का। वाधवन पोर्ट 3rd है महाराष्ट्र का। 43rd एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, 43rd एडिशन है ITTF का। ये नवंबर 14, 2024 में हुआ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने इनॉग्रेट करा है न्यू दिल्ली में। थीम थी इसकी विकसित भारत एट 2047, ऑर्गेनाइज्ड बाय ITPO। ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया है? इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ने। इंडिया ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब। इंडिया ज्वाइंट इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब यानी IEEH। अब देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि बेसिकली इंडिया ने लेटर ऑफ इंटेंट साइन करके यहाँ पर अब जताया है अक्टूबर 2024 में कि अब हम आपको ज्वाइन करेंगे। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी यानी BEE ये डेजिग्नेट किया है इसको एज इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर IEEH ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। ठीक है, इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब के लिए। अब देखिए इंटरनेशनल एनर्जी एफिशिएंसी हब एस्टैब्लिश हुआ है 2020 में, और ये सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है किसका? इंटरनेशनल पार्टनरशिप फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कॉपरेशन यानी IPEC का, IPEEC का, जिसका इंडिया मेंबर था ऑलरेडी। ठीक है, ये उसी का सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन है। IPEC एक फोरम था जो एस्टैब्लिश हुआ था 2009 में। इसको एस्टैब्लिश किया था G8 नेशंस ने। उस समय वो G8 था क्योंकि रशिया भी पार्ट था, अब आज के टाइम पे G7 हो चुका है। तो G8 नेशंस ने इसको लॉन्च किया था 2009 में।
और टू प्रमोट ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी कोलैबोरेशन, और ये इसने सपोर्ट किया था G20 एनर्जी एफिशिएंसी एक्शन प्लान को भी। अब आते हैं स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है क्योंकि जून 2024 में लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स फॉर 2024 वर रिलीज अंडर प्रिक्स वर्सलीज। तो आपको याद रखना है, प्रिक्स वर्सलीज की सबसे पहली लिस्ट थी ये वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूजियम्स की फॉर 2024। ठीक है, क्योंकि पहली बार ही दिस इज द फर्स्ट टाइम प्रिक्स वर्सलीज ने ऐसी एक लिस्ट पब्लिश करी है। स्मृति वन अर्थक्वेक म्यूजियम भुज गुजरात में शॉर्टलिस्ट हुआ था। इसमें लिखा है शॉर्टलिस्ट हुआ था, मैं आपको बता दूं कि शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुआ था, वो जीत भी गया था। इट रिसीव्ड द प्रेस्टिजियस यूनेस्को प्रिक्स वर्सलीज 2024 अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग इंटीरियर्स इन दिसंबर 2024। तो स्मृति वन जो म्यूजियम है, इट वॉज नेम्ड एज अमंग द 7 मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूजियम्स इन द वर्ल्ड इन द ऑफिशियल लिस्ट रिलीज बाय प्रिक्स वर्सलीज। ठीक है, ये भारत का पहला म्यूजियम है टू रिसीव इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड अवार्ड फॉर लोकल कल्चर और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन। ठीक है, क्योंकि क्या है बेसिकली ये वहाँ के लोकल, ये बना भी वहाँ के लोकली पत्थरों से है, लोकल प्रोक्योर्ड पत्थरों से है, और वहाँ के लोकल कल्चर को दर्शाता है और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन को भी दर्शाता है। It was inaugurated by PM Modi in 2022 to honor the lives lost in 2001 भुज earthquake। इसकी लोकेशन है भुजियोन हिल्स भुज में। सेमिकॉन इंडिया 2024, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया सेमिकॉन इंडिया 2024। अब आपको देखिए याद रखना पड़ेगा, अब यहाँ पर बात आ रही है इलेक्ट्रॉनिक्स की। किसकी बात आ रही है? इलेक्ट्रॉनिक्स की। जबकि समृद्ध प्रोग्राम जो अभी हमने इससे पहले पढ़ा था, समृद्ध प्रोग्राम भी माइटी का था, ये भी माइटी का है। लेकिन समृद्ध प्रोग्राम किसी और चीज़ के लिए है, तो आपको अब याद रखना पड़ेगा ये चीज़। वो IT 300 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर पार्क्स कुछ स्टैब्लिश करने हैं, उसके लिए था वो समृद्ध। जबकि सेमिकॉन इंडिया 2024 इंडिया एक्सपो, देखिए नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया 2024 एट इंडिया एक्सपो मार्ट इन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसको इनॉग्रेट किया गया है सितंबर 2024 में, टू मेक इंडिया ग्लोबल हब ऑफ, इसका क्या है एम? टू मेक इंडिया ग्लोबल हब ऑफ सेमीकंडक्टर्स। ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी फ्रॉम 11 टू 13 सितंबर। इसकी थीम थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर्स फॉर फ्यूचर, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। ठीक है, अब एक चीज़ और आपको बता दूं कि हाल ही में 3 सेमीकंडक्टर और प्लांट, हम लोगों के 4 सेमीकंडक्टर नए यूनिट्स हाल ही में और बन रहे हैं। वो बन रहे हैं ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में। कहाँ बन रहे हैं? ओडिशा, पंजाब और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ये बेसिकली अगस्त 2025 की ही न्यूज़ है या जुलाई के एंड की न्यूज़ है। और अब हमारे पास टोटल प्लांट्स 10 हो जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात कर रहा हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो सेमिकॉन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स का ये हो गया। अब देखते हैं PM विद्यालक्ष्मी स्कीम, प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी स्कीम। यूनियन कैबिनेट ने न्यू सेंट्रल स्कीम अप्रूव करी है। ठीक है, PM विद्यालक्ष्मी स्कीम, ये न्यू सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। पहली बात तो ये है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये प्रोवाइड करेगी फाइनेंशियल सपोर्ट टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स सो दैट फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स डू नॉट प्रिवेंट एनीवन फ्रॉम परसुइंग हायर स्टडीज। ठीक है, तो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स किसी को प्रिवेंट ना करें फ्रॉम परसुइंग हायर स्टडीज़, इसलिए मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ये फाइनेंशियल सपोर्ट देती है। ठीक है, लेकिन ये कौन से मेरिटोरियस स्टूडेंट है वगैरह ये सब यहाँ लिखा नहीं है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। खैर, PM विद्यालक्ष्मी डिजाइन टू प्रोवाइड कोलैटरल फ्री। कैसा होगा लोन? कोलैटरल फ्री एंड गारंटर फ्री लोन होंगे अप टू ₹7.5 लाख टू स्टूडेंट्स हु विल गेन एडमिशन टू क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कहाँ पर होंगे? क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। अब देखिए है क्या झमेला
QHEIs हैं क्या? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन इंस्टीट्यूशंस रैंक्ड विद इन द टॉप 100 बाय NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, जिनको टॉप 100 रैंक्स देता है वो होंगे क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि मेरिटोरियस हैं और टॉप 100 कॉलेजेस में और इंस्टीट्यूशंस में जाना चाह रहे हैं हायर एजुकेशन के, और उनको मदद की ज़रूरत है, ठीक है, उनको ही मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा एंड दोज इन 101 to 200 रेंज फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो फर्स्ट 100 तो वो वाले हो गए NRF वाले, बाकी NIRF के 101 to 200 में अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट का भी आता है तो उसमें भी, उसके लिए भी एलिजिबिलिटी होती है कि आप अप टू 7.5 lakhs का कोलेटरल फ्री एंड गारंटर फ्री लोन ले सकते हैं वहाँ एडमिशन पाने के लिए। अब है क्या यहाँ पे हायर क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में फ़ीस असल में बहुत ज़्यादा हाई है, 7.5 लाख से तो ज़्यादा कुछ होना नहीं है। खैर कोई बात नहीं। सुभद्रा, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया है सुभद्रा फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। ये भी ओडिशा की स्कीम है, ठीक है। आपको याद रखना है, इससे पहले हम पावर्टी की एक स्कीम ओडिशा की देख चुके हैं, अब ये दूसरी स्कीम है सुभद्रा। ये फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा की। ये हमें क्यों याद रखना है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ लॉन्च करी है ये, ठीक है। जबकि ओडिशा की स्कीम है और ओडिशा के भुवनेश्वर में लॉन्च करी है सितंबर 2024 में। ये लार्जेस्ट सिंगल विमेन सेंट्रिक स्कीम है। ये कवर करेगी मोर देन 1 करोड़ विमेन को। फाइनेंशियल असिस्टेंस एम्ड एट एम्पावरिंग विमेन एजेड 21 to 60 ईयर्स इन ओडिशा। ओडिशा की 21 to 60 ईयर्स की विमेन को ये सपोर्ट करेगी एंड इंश्योर करेगी देयर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा इनको एम्पावर करने के लिए ओडिशा में, ठीक है। प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेट करी थी ओडिशा जाके, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है सुभद्रा स्कीम। और दूसरी ओडिशा की हम लोग वो पावर्टी वाली जो स्कीम थी वो आप ज़रूर याद रखिएगा। सहयोग इनिशिएटिव, ठीक है, सहयोग इनिशिएटिव था, वो था सहयोग इनिशिएटिव ओडिशा का। तो अगली खबर, इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट, ब्रिक नाबी, इसको कहते हैं ब्रिक नाबी। इनॉग्रेट किया है मोहाली चंडीगढ़ में। तो ब्रिक नाबी क्या है? ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। अब देखिए इसमें ब्रिक क्या है। ये है बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड समथिंग सेंटर करके है। ब्रिक 2023 में बनाया गया था, ये 2023 में बनाया गया था। 2024 नवंबर में इसकी पहली फर्स्ट जयंती सेलिब्रेट करी गई थी, ठीक है। फर्स्ट फाउंडेशन डे इसका था नवंबर 2024 में। और ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी DBT के अंडर ऑटोनमस बॉडी है, ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। और 2023 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत 11 ऑटोनमस बॉडीज़ को मर्ज करके इसको बनाया था, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट ब्रिक इज़। तो ब्रिक नाबी करके मोहाली के चंडीगढ़ के मोहाली में ये इंडिया का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट बनाया। अब देखिए बायो मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत लगातार बात हो रही है, आपको ध्यान देना होगा। प्रधानमंत्री की बायो E3 पॉलिसी भी आई थी, बायो E3 पॉलिसी 2024 में ही आई थी अक्टूबर में। उसमें बायो मैन्युफैक्चरिंग, बायो फाउंड्री और इन सब पे ज़्यादा फोकस है। आप चाहें तो रिसेंटली अपलोडेड मेरा एक वीडियो है 15 सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम्स और पॉलिसीज़ का और इनिशिएटिव्स का गवर्नमेंट के, जो मैंने अपलोड करा हुआ है, वो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये हो गया ब्रिक नाबी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट, लखपति दीदी सम्मेलन। लखपति दीदी सम्मेलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लखपति दीदी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे पार्टिसिपेट किया उन्होंने, कहाँ? जलगांव महाराष्ट्र। ये सम्मेलन हुआ जलगांव महाराष्ट्र में, अगस्त 2024 की न्यूज़ है। उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर फेलिसिटेट किया 11 लाख न्यू लखपति दीदी को। अब देखिए कौन है ये लखपति दीदीज़। बेसिकली लखपति दीदी एक सेल्फ हेल्प ग्रुप या SHG की मेंबर हैं, ठीक है, जिनकी अर्निंग एनुअल हाउस होल्ड इनकम ऑफ ₹1 लाख और मोर
कम से कम 1 लाख रुपए सालाना इनकी कमाई होनी चाहिए। तो ये लखपति दीदी कहलाती हैं। ठीक है, अब लखपति दीदी के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं कि लखपति दीदी असल में एक स्कीम नहीं है, लेकिन एक आउटपुट है ऑफ दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड्स मिशन, यानी DNRLM स्कीम के अंडर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की स्कीम है, उसके अंडर एक इनिशिएटिव है लखपति दीदी। इसको 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया था और लखपति दीदी इनिशिएटिव का टारगेट है कि ये इनेबल करेगा 3 करोड़ लखपति दीदीज। ठीक है, 3 करोड़ लखपति दीदीज। और लगे हाथ DNRLM का भी देख लेते हैं कि उसका एक एम ये भी है टू ब्रिंग एटलीस्ट 1 वुमन मेंबर फ्रॉम ईच रूरल पुअर हाउस होल्ड इन टू द फोल्ड ऑफ SHG या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड टू सपोर्ट देम टू टेक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। DNRLM का एक एम ये है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, रीसेट प्रोग्राम। ठीक है, रीसेट प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। स्पोर्ट्स में बहुत डेवलपमेंट्स हुए हैं इस साल, तो इसलिए, और रीसेंट तो और भी, इंडिया जाने क्या कुछ नहीं होस्ट कर रहा है और क्या कुछ नहीं जीता है लगातार। अभी अगस्त में भी, जुलाई और अगस्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, या तो यहाँ तो सिर्फ जून तक है, जुलाई अगस्त में स्पोर्ट्स में स्पेशली बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स हैं, और भी दूसरे स्कीम्स में, ट्राइबल्स में और सब में। खैर, अगस्त 2024 में यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मनसुख मांडविया जी ने लॉन्च किया है रीसेट प्रोग्राम। रीसेट प्रोग्राम क्या है? रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। ठीक है, रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन एम्पावरमेंट ट्रेनिंग रीसेट प्रोग्राम है। ये इन्होंने लॉन्च किया ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल स्पोर्ट्स डे। कब होता है नेशनल स्पोर्ट्स डे? 29 अगस्त। रीसेट प्रोग्राम एम करता है एट एम्पावरिंग एंड प्रोवाइडिंग मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू हुम? टू रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स। ठीक है, हु हैव प्लेड फॉर द कंट्री एंड ब्रॉट इमेंस लॉरेंस टू द नेशन। हु हैव प्लेड फॉर द कंट्री एंड ब्रॉट इमेंस लॉरेल्स टू द नेशन। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे के बारे में हम कुछ। नेशनल स्पोर्ट्स सेलिब्रेट किया जाता है हर साल अगस्त 29 को टू ऑनर द लेगेसी ऑफ मेजर ध्यानचंद, जिनको विजर्ड ऑफ हॉकी भी कहते हैं। 2025 यानी 29 अगस्त 2025 का जो नेशनल स्पोर्ट्स डे था, उसकी थीम जान लेते हैं। वो है स्पोर्ट टू प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज। फिर जन आंदोलन, 1 घंटा खेल के मैदान में कैंपेन। नेशनल स्पोर्ट्स डे जो 29 अगस्त 2025 को बनाया गया था, वहाँ पर एक जन आंदोलन भी रखा गया 3 दिन का। 29 से 31 अगस्त तक इसको सेलिब्रेट करना था और थीम थी 1 घंटा खेल के मैदान में। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे के सेलिब्रेशन इस तरह से हुए, जिसको लीड किया था फिट इंडिया मिशन ने। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, फिट इंडिया मिशन ने इसको लीड किया था। फिर जुलाई 2025 में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करी थी नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी यानी NSP 2025। ये नई स्पोर्ट्स पॉलिसी थी, इसको खेलो भारत नीति 2025 भी कहते हैं। इसने रिप्लेस किया था नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी 2001 को। ये आउटलाइन करता है रोड मैप टू मेक इंडिया अ ग्लोबल स्पोर्टिंग पावर हाउस विद अ फोकस ऑन 2036 ओलंपिक्स। तो ये सब कुछ हुआ था यहाँ पे। ठीक है, फिर एक चीज़ और भी हुई थी, वो है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एक्ट 2025 इनैक्ट किया गया था अगस्त 18, 2025 में। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करता है एक लैंडमार्क रिफॉर्म इन इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन। ये इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया था टू एस्टैब्लिश अ यूनिफाइड फ्रेमवर्क दैट इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एथिक्स एंड एथलीट वेलफेयर इन लाइन विद द ओलंपिक चार्टर, पैरालंपिक चार्टर एंड ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो देखिए, अब जबकि हमें ओलंपिक होस्ट ही करना है 2036 में, ऐसा हमने टारगेट लेके चला है, अभी कंफर्म नहीं है लेकिन ऐसा हम चाह रहे हैं, तो उसके लिए ग्राउंड वर्क ज़रूरी है, और ग्राउंड वर्क जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। तो उससे 11 साल पहले ही हम जाग गए हैं और 2025 में हमने ये एक्ट ले आए हैं कि जो इन लाइन आता है ओलंपिक चार्टर के, पैरालंपिक चार्टर के, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के। ठीक है, द एक्ट प्लेसेस स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन एथलीट प्रोटेक्शन। एथलीट के प्रोटेक्शन की बात भी करी गई है। फॉर द फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स बॉडीज़ को रिक्वायर है कि वो अडॉप्ट करेंगे सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी, सेफ गार्डिंग विमेन, माइनर एथलीट्स एंड अदर वल्नरेबल पर्सन्स। ठीक है, और ये सब होगा अलॉन्ग साइड अ कोड ऑफ एथिक्स जो कि इंट्रोड्यूस किया जाएगा अलाइंड विद इंटरनेशनल नॉर्म्स। Additionally, every national sports body shall establish an internal grievance redressal mechanism। एक grievance redressal mechanism internal उनको बनाना पड़ेगा
to address the grievances raised by the athletes, coaches and other individuals associated with such body in a fair, timely and transparent manner. ये फिक्स करता है एज और टेन्योर लिमिट्स फॉर ऑफिस बियरर्स विद कंडीशनल रिलैक्सेशन 70 to 75 ईयर्स इफ परमिटेड बाय इंटरनेशनल फेडरेशन स्टैट्यूट्स। तो इसके अलावा एक चीज़ और है कि अब पॉलिटिकल लोगों को मतलब डीपोलिटिजेशन कर रहे हैं स्पोर्ट्स बॉडीज़ का, सिर्फ पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ या आईएएस ऑफिसर्स को, ब्यूरोक्रेसी को, इन सबको नहीं करके स्पोर्ट्स पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा, ठीक है, टू हेड सच स्पोर्ट्स बॉडीज़। तो ये काफ़ी अच्छी एक्ट बनाई गई है। अब आते हैं हम अगली न्यूज़ पे। वैसे इस न्यूज़ का रीसेट न्यूज़ का एक चीज़ रह गया था, वो है कि रीसेट न्यूज़ रीसेट प्रोग्राम को का लीड इंस्टीट्यूट या इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है ये एल-नाइप, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। और आपको बता दें कि ये है ग्वालियर में। ये काफ़ी फेमस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिचुएटेड है, ये पुराना इंस्टीट्यूट है। फिर है गंगा उत्सव 2024, ठीक है। गंगा देखिए हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है, चाहे ज्योग्राफी हो या करंट अफेयर्स हो। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG ऑर्गेनाइज कराया है 8th एडिशन गंगा उत्सव 2024। कहाँ, कब? नवंबर 4 को 2024 में चंदी घाट एट हरिद्वार, ठीक है। कहाँ पे? चंदी घाट पे, हरिद्वार के। ये इवेंट हर साल किया जाता है टू मार्क एनिवर्सरी ऑफ डिक्लेयरिंग गंगा एज नेशनल रिवर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गंगा उत्सव 2024 इसलिए मनाया जाता है क्योंकि गंगा रिवर को नेशनल रिवर डिक्लेयर किया था। और अगर आप जानना चाहें कि कब डिक्लेयर किया था तो वो 4 नवंबर को 2008 में, ठीक है, 2008, 4 नवंबर 2008, ठीक है। 2008 में गंगा को नेशनल रिवर हमने किया था डिक्लेयर। उसके अलावा आपको ये बता दें कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जो है ये एक इम्प्लीमेंटेशन आर्म है नेशनल गंगा काउंसिल का। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा तो 2011 में बना था, लेकिन नेशनल गंगा काउंसिल एक नया काउंसिल है जो 2019 में इस्टेब्लिश किया गया था और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर उसको एज स्टैट्यूटरी बॉडी इस्टेब्लिश किया था। उसको चेयर करते हैं प्रधानमंत्री मोदी या कोई भी जो भी प्रधानमंत्री रहेंगे आगे वो चेयर करेंगे। तो बेसिकली 5, अब वो सब में अभी नहीं जाएंगे, आप उसको खुद देखिएगा कि गंगा की सफाई के लिए जो पूरा स्ट्रक्चर है वो 5 टियर स्ट्रक्चर है। उसमें नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एक हिस्सा है, सबसे ऊपर आता है नेशनल गंगा काउंसिल जिसने रिप्लेस किया था एक पुरानी बॉडी को। 2016 में वो बॉडी हट गई थी या डिसॉल्व हो गई थी। वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए एज इट इज़, गंगा के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। खैर, फिर आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे, 1 डे 1 जीनोम। अमिताभ कांत इंडिया के G20 शेरपा रहे हैं और फॉर्मर CEO रहे हैं नीति आयोग के भी। तो अमिताभ कांत ने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव। इवन दो इन्होंने अनाउंस तो किया है लेकिन ये न्यूज़ थोड़ी गलत हो जाती है। बेसिकली DBT ने लॉन्च किया है, ये डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है ये, ठीक है। ये इन्होंने कहीं गूगल वगैरह से उठा लिया होगा। 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव इज लॉन्च्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अमिताभ कांत भी वहाँ पर थे, उन्होंने अनाउंस किया था। तो ये हुआ है ऑन द फर्स्ट फाउंडेशन डे ऑफ ब्रिक। अब देखिए मैंने बताया था कि ब्रिक का फर्स्ट फाउंडेशन डे नवंबर में ही हुआ था, 9 नवंबर को, बेसिकली 9 to 10 नवंबर सेलिब्रेट हुआ था। तो ब्रिक मैंने ऊपर आपको बताया ही है। 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव DBT ने ही लॉन्च किया है। 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव हाईलाइट्स यूनिक बैक्टीरियल स्पीशीज फाउंड इन आवर कंट्री, ठीक है, एंड एम्फेसाइज द क्रिटिकल रोल इन एनवायरमेंट, एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन हेल्थ। तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम एक चीज़ और देख लें तो 1 डे 1 जीनोम इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय DBT एंड, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, ब्रिक का है फुल फॉर्म, ओके। अब देखिए 21st लाइव स्टॉक सेंसस स्टार्ट हो गया है, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया है। फिर चिंतन शिविर पे आएंगे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी ने 14 नवंबर 2024 को इनॉग्रेट किया चिंतन शिविर। कहाँ पर? ओडिशा के भुवनेश्वर में चिंतन शिविर इनॉग्रेट किया गया है, ओडिशा के भुवनेश्वर में। और ये MNRE से रिलेटेड है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय MNRE, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। ये एम करता है टू डेवलप स्ट्रैटेजीज फॉर अचीविंग इंडियाज एम्बिशियस टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाय 2030, ओके। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, इसका 2nd एडिशन हुआ है, ठीक है। एक्सपो की थीम रही है बियॉन्ड बाउंड्रीज, को क्रिएटिंग द फ्यूचर ऑफ ऑटोमेटिव वैल्यू चेन।
इंडिया का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम बनाया गया है। ये कई इधर उधर के स्टेट के एग्ज़ाम्स हो या इधर हर जगह पर ये पूछा भी जा रहा है। तो ये ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी में बनाया गया है, सोनीपत में, हरियाणा में। ठीक है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन म्यूजियम इंडिया का। ऐसे ही एक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क बनाया गया है, वो आप मुझको बताएंगे कमेंट में कि क्या बनाया गया है, कहाँ बनाया गया है। इसको इनॉग्रेट किया है लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लॉ एंड जस्टिस अरुण राम मेघवाल ने। वैसे ओम बिरला जी हैं इनमें जिन्होंने किया है इनॉग्रेट। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज़। तो सबसे पहले तो देखिए पैरालंपियन राकेश कुमार जी को इन्होंने बनाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नेशनल आइकन। ये बनाया था सितंबर 2024 में। उसके अलावा एक चीज़ ये भी थी कि शीतल देवी को इन्होंने अनाउंस किया था, इलेक्शन कमीशन ने, एक और नेशनल आइकन जस्ट बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ जनरल इलेक्शंस टू लोकसभा 2024 मार्च 2024 इन मार्च 2024। तो ये हुआ था, सबसे पहले शीतल देवी को बनाया गया था, उसके बाद फिर बाद में पैरालंपियन राकेश कुमार जी को भी बना दिया गया था। मिशन मौसम देखें तो देखिए मिशन मौसम बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ ज़्यादा है नहीं, आप इसमें डिटेल चीज़ें और भी ले लीजिएगा, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अप्रूव्ड मिशन मौसम एंड ऑन आउटले। इसका आउटले आपको याद रखना पड़ेगा, मिशन मौसम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है मैं बता देता हूँ। 2000 करोड़ ओवर 2 ईयर्स का ये मौसम मिशन मौसम ये इनिशिएटिव है। 2000 करोड़ इसका आउटले है, ये आपको याद रखना है। मिशन मौसम लॉन्च किया है 150 ईयर्स ऑफ IMD पूरा होने में, IMD। ठीक है, यहाँ पता नहीं इसमें PDF में लिखने में थोड़ा सा इशू आता है। 150 ईयर्स ऑफ IMD। ठीक है, तो IMD तो आपको पता ही है, इंडिया का मौसम विभाग है ना, मेन बॉडी है। तो इसने लॉन्च किया है ये क्योंकि 150 ईयर्स हो गए हैं इसके। ये अप्रूव हुआ है 11 सितंबर 2024 को। मिशन इम्प्लीमेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, हालांकि मैं सच बताऊं तो इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज इसके 3 होंगे। एक तो IMD खुद भी होगा, ठीक है, और एक होगा ट्रॉपिकल कुछ वेदर का होता है जो पुणे में है, वो करेगा, और एक नोएडा का सेंटर है। ये सब IMD के एसोसिएटेड बॉडीज़ हैं, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की ही बॉडीज़ हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे इम्प्लीड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस लिख दिया है। वो तीनों बॉडी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक मिड टर्म वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है जो कि नोएडा में बेस्ड है, वो भी करेगी। तो 3 एजेंसीज को करेंगी, वो आपको पता होनी चाहिए। वो आप देख लीजिएगा थोड़ा सा गूगल पे कि क्या है। तो मिशन मौसम 150 ईयर्स ऑफ IMD है। IMD 1875 में बनाया गया था। ठीक है, 1875 में इस्टेब्लिश था। इनके कौन थे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल और क्या सब कुछ था वो आप पढ़ लीजिएगा, वो इस बार इंपॉर्टेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट फ्लैग एंड एम्बलम ये बन गया है। सितंबर 1 2024 को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अनवील किया है फ्लैग एंड एम्बलम ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फ्लैग ब्लू है इन कलर। इसके फीचर हैं कि ये डिपेक्ट करता है एक सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग। ठीक है, अगेंस्ट एंड ओपन पेजेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्डिंग इलस्ट्रेटेड है गोल्डन कलर में विद अशोक चक्र प्लेस्ड अबव इट। ठीक है, द एंटायर डिज़ाइन इज एनक्लोज इन अ सर्कल। एक सर्कल में पूरा एंटायर डिज़ाइन क्लोज है और संस्कृत वर्स लिखा हुआ है वहाँ पे, यतो धर्मस्ततो जयः, मतलब वेयर देयर इज धर्म देयर इज विक्ट्री। ये बॉटम में इंस्क्राइब्ड है। फिर डिज़ाइन इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग विल ऑल्सो सर्व एज न्यू इंसिग्निया ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और यही डिज़ाइन जो सेंटर ऑफ द फ्लैग होगा ये न्यू इंसिग्निया है सुप्रीम कोर्ट का। ओके, सुप्रीम कोर्ट की 75th एनिवर्सरी कॉइन एंड कमेमोरेटिव स्टैंप भी इश्यू हुए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने इनॉग्रेट करी थी ये कॉन्फ्रेंस जहाँ पे इसको इशू किया गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एट भारत मंडपम न्यू दिल्ली। ठीक है, कॉइन और कमेमोरेटिव स्टैंप भी इशू हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही, ये ख़त्म हो गया है हमारे नेशनल अफेयर्स घटना चक्र के जून 2024 से जून 2025 तक के। और साथ ही मैंने जुलाई अगस्त की एसोसिएटेड कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपको कवर करा दी हैं। होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हम करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस आगे। ओके, बाय बाय।